वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेपरेशन टेक्निक्स क्या होती है, बायोमोलिक्यूल्स का सेपरेशन क्यों किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए काम में लेते हैं, इसको हमने इन जनरल डिस्कस किया था। इसी के साथ हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या होती है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसको हम समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिससे कि आप आगे जब क्रोमेटोग्राफी के इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा, आपके प्रैक्टिकल में भी काम आता है एंड थ्योरी पेपर के लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका यूज करके हम बायोमोलिक्यूल्स को ना सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं बल्कि इनको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे इनका फर्दर एप्लीकेशन के लिए यूज में लिया जा सके। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा लगभग सभी टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स का सेपरेशन किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हम इनका सेपरेशन क्यों करते हैं? अगर हमारे को किसी सेल में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इनका अमाउंट कितना है, इसको एनालिसिस करना है, या फिर हम बात करें किसी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल की, जैसे कि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये पिगमेंट्स किस अमाउंट में प्रेजेंट है, इनका क्या रोल है, फर्दर इनका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, इसको हमें स्टडी करना है, तो हम इनका सेपरेशन करेंगे। तो हम कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड टू स्टडी any biological process at molecular level। मॉलिकुलर लेवल पर अगर हमें किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करनी है तो हम इन मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करेंगे। एंड बायोमोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स की क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, इसको हमने स्टडी करना है, तो हम इनका सेपरेशन करेंगे। इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए हम इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनको प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, इनका कैरेक्टराइजेशन होता है एंड देन हम इनका स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बेसिस पर कर रहे हैं। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा हम अपने मॉलिक्यूल्स को, हमारे पास में कोई सैंपल है, इसमें से हम अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं, तो सेपरेशन का हमारा पर्पस क्या है, पर्पस के बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं, एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। पर्पस से हमारा मतलब है कि हम सेपरेशन जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, मीन्स हम जस्ट मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ये किस अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं हम इनका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, इसलिए हम सेपरेशन कर रहे हैं, या फिर हम इनको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करके आगे फर्दर इनका एप्लीकेशंस के लिए यूज में लेना चाहते हैं, हम इसलिए इन मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर में से सेपरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा पर्पस हो जाता है। इस पर्पस के बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं, एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी, इसको हम स्मॉल स्केल क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। स्मॉल स्केल पर की जाती है क्योंकि इसमें जो एनालाइट होता है वो स्मॉल स्केल पर सेपरेट होता है। इसका जो अमाउंट मिलता है हमारे को, जो क्वांटिटी सेपरेट होती है वो मिलीग्राम से भी कम अमाउंट में होती है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास में सैंपल कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा और हमको उस सैंपल में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, हमको ये चेक करना है कि इस गिवन सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करके कम सैंपल में से भी अपने डिजायर्ड कंपोनेंट को, अपने एनालाइट को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका मेन पर्पस होता है सैंपल में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा फोकस मेनली कौन कौन से कंपोनेंट है इसके एनालिसिस पर होता है। ठीक है, गिवन सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, और इसके साथ ही हम आसानी से डिटेल में उस कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी हमारे को किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी एनालाइट के लिए कंप्लीट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोफाइल देती है, या फिर सैंपल का फिंगरप्रिंट हमको मिल जाता है। एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी के द्वारा बहुत कम सैंपल में से भी हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है।
हम लैब में जो क्रोमेटोग्राफी करते हैं, बीएससी में आपने, एमएससी में क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट्स जो आप करते हैं वो एनालिटिकल टाइप की होती है। इसके अलावा जैसे क्राइम सीन है, वहाँ पर हमारे को कोई थोड़ा सा सीमन मिला है या फिर ब्लड मिला है, तो उसमें से जब हम कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे तो वो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, ब्लड में अल्कोहल प्रेजेंट है या ड्रग प्रेजेंट है, कौन सी ड्रग्स प्रेजेंट है, निकोटीन प्रेजेंट है, इसको डिटेक्ट करना है, तो ये एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी हो जाती है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर, हमारा पर्पस क्या हुआ कि हम जस्ट ये चेक करना चाहते हैं जो हमारा सैंपल गिवन है, चाहे वो कम अमाउंट में है, लेकिन हम आसानी से उस सैंपल में से अपने एनालाइट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ना सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं बल्कि आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एंड उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं लिया जा सकता, इसको भी आगे एप्लीकेशन के लिए यूज लिया जा सकता है। मीन्स इसमें से भी कंपोनेंट प्योर फॉर्म में हम ऑब्टेन कर सकते हैं एंड फर्दर उसका एप्लीकेशन के लिए यूज में ले सकते हैं। बट मेनली जो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी का पर्पस होता है वो कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना एंड इनको क्वांटिफाई करना होता है। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इलुएंट होता है, मीन्स जो हमारी मोबाइल फेज होती है, वो वेव के जैसे पास आउट हो जाती है। नेक्स्ट टाइप की क्रोमेटोग्राफी है प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। इसको हम लार्ज स्केल क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर मेनली अप्लाई की जाती है। इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में जो एनालाइट होता है वो लार्ज अमाउंट में सेपरेट होता है। इसकी क्वांटिटी मिलीग्राम से लेकर ग्राम तक होती है। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो मिक्सचर है वो हमारे को, अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास सैंपल अवेलेबल है तो हम आसानी से प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके हम उस मिक्सचर में से एनालाइट को ना सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं बल्कि उसको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे उसका फर्दर एप्लीकेशन के लिए यूज़ में लिया जा सके। हम कंपोनेंट्स का ना सिर्फ आइसोलेशन करते हैं बल्कि इसको प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं और इसकी इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे को मिलती है कि हम फर्दर इसका कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी का मेन गोल होता है कंपोनेंट्स को या सब्सटेंसेस को इतने प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना ताकि फर्दर उसका एप्लीकेशन के लिए एनालिसिस हो सके। इस टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें इलुएंट जो है वेस्ट के जैसे पास आउट नहीं होता बल्कि वो फ्रैक्शन कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है। प्रिपरेटिव टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी होती है, इस क्रोमेटोग्राफी का यूज मेनली लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर कंपोनेंट्स को जब हमने प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करके इसका फर्दर कैरेक्टराइजेशन करना है, एनालिसिस करना है, इसके फर्दर एप्लीकेशंस को देखना है, वहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड्स। इसका मतलब है कि जो हमारी स्टेशनरी पेज है वो कहाँ पर अप्लाई की गई है। इसके बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स है, प्लेनर एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, फीचर्स देखते हैं। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस होती है वो किसी पेपर पर अप्लाई की जाती है या प्लास्टिक या ग्लास की प्लेट पर अप्लाई की जाती है या एल्यूमिनियम फॉइल पर अप्लाई की जाती है। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होती है वो 2D स्पेस में ट्रैवल करती है। अपने क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप्स लैब में जरूर देखी होंगी जिसका आप यूज़ करते हैं, तो ये 2D होती है, इसलिए मोबाइल फेज यहाँ पर 2D स्पेस में ट्रैवल करती है, इसलिए इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी को हम 2 डायमेंशनल या 2D क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में हम सेम टाइम पर मल्टीपल सैंपल्स का एनालिसिस कर सकते हैं। प्लेनर टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो मेनली एनालिटिकल होती है। इसका मतलब है कि हम इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके हम आसानी से कम समय में, कम खर्चे में और बहुत इजीली अपने कम सैंपल में से भी कंपोनेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब हमें कंपोनेंट्स का एनालिसिस करना होता है तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ में ले लेते हैं। तो ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स होते हैं। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी 2 टाइप्स की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है, जो सॉलिड फेज होती है, वो एक ट्यूब में फिल की जाती है। इसमें एक कॉलम बनाया जाता है। ये जो कॉलम है ये ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। इस तरह से कॉलम में हम स्टेशनरी फेज को यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर कॉलम क्रिएट किया जा रहा है इसलिए इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कॉलम 3D होता है, तो जो मोबाइल फेस होती है हमारी उसको 3D स्पेस मिल जाता है ट्रैवल करने के लिए। इसको हम 3D क्रोमेटोग्राफी या 3 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं।
कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हम एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव दोनों टाइप की क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम आसानी से अपने सैंपल में से कंपोनेंट्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, बल्कि उसको प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं एंड फर्दर उसको एप्लीकेशन के लिए यूज में ले सकते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए आपको याद रखना है कि इसमें स्टेशनरी फेज जो होती है वो मोस्टली सॉलिड होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आगे की क्लास में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एनालाइट विद स्टेशनरी फेज। सेपरेशन के लिए कौन सी मैकेनिज्म काम में ली जा रही है इसके बेसिस पर, या स्टेशनरी फेज के साथ में एनालाइट का इंटरेक्शन किस टाइप का, इसके बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है इसको अब हम समझ लेते हैं। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ये एडसॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। एडसॉर्प्शन क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड पर फ्लो करता है, जस्ट सपोज ये हमारी सॉलिड फेज है, स्टेशनरी फेज है, इसके ऊपर जब कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो लिक्विड में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिड की सरफेस पर ट्रांसफर किए जाते हैं, ये एडसॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड में प्रेजेंट हमारे जो एनालाइट्स हैं उनका किस टाइप का इंटरेक्शन है स्टेशनरी फेज के साथ में या सॉलिड के साथ में, उसके बेसिस पर एनालाइट सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे, ये होता है एड्सॉर्प्शन। एंड इसके बेसिस पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। अगर स्टेशनरी फेज के साथ में हमारे एनालाइट का ज़्यादा इंटरेक्शन है तो वो स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ में ज़्यादा है वो मोबाइल में सस्पेंडेड रहेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें एनालाइट जो है स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्ट करता है, और ये जो इंटरेक्शन है स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है लेकिन ये नॉन कोवेलेंट होता है। मीन्स एनालाइट इंटरेक्ट with stationary phase by specific interaction, but such kind of interaction is non-covalent interaction। तो इसमें क्या होता है, इस इंटरेक्शन के कारण ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एनालाइट जो कि स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं वो स्टेशनरी फेज की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे, एंड अदर कंपोनेंट्स जो कि मोबाइल फेज के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीन्स जिनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में कम है, वो मोबाइल फेज में सस्पेंडेड रहेंगे। तो इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूल्स जो सेपरेट किए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव डिफरेंसेस इन एड्सॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स to the stationary phase or on the basis of differential interaction to stationary phase। स्टेशनरी फेज के साथ में एनालाइट के डिफरेंशियल इंटरेक्शन के बेसिस पर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल काम नहीं करता, स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा है उनका रिटार्डेशन भी ज़्यादा होगा, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जिनका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है, मोर एड्सॉर्प्शन मोर रिटार्डेशन, उनका रिटार्डेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा है, जिनका रिटार्डेशन ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब इनका बैंड हमारे को बाद में मिलेगा, ये बाद में इल्यूट आउट होंगे। एंड जिनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में कम है, मीन्स जो मोबाइल फेज में सस्पेंडेड हैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं लेस एड्सॉर्प्शन, जिनका एड्सॉर्प्शन कम हुआ है उनका रिटार्डेशन भी कम होगा, लेस रिटार्डेशन। सिंपली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप याद कर लेना क्योंकि इसके ऊपर आपके नेट के सेक्शन बी में क्वेश्चन बन जाते हैं। एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन। यहाँ पर आपको दिया जा सकता है किसी प्रॉब्लम में कंपोनेंट दिए जा सकते हैं ABC करके, एंड इनका रिटार्डेशन रेट दी जा सकती है, कितना रिटार्डेशन हो रहा है, या फिर एड्सॉर्प्शन दिया जा सकता है। इसके बेसिस पर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है मीन्स रिटार्डेशन ज़्यादा हो रहा है, रिटार्डेशन ज़्यादा हो रहा है तो इनका जो बैंड है वो कहाँ बनेगा, वो बाद में बनेगा, लास्ट में बनेगा। ठीक है, ये लास्ट में इल्यूट आउट होंगे कॉलम से। एंड जिनका मोबाइल फेज में ज़्यादा सस्पेंशन हो रहा है, जिनका रिटार्डेशन कम है, वो फर्स्टली इल्यूट आउट हो जाएंगे,
ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनालाइट, एनालाइट के नेचर के बेसिस पर जो पोलार कंपाउंड्स होंगे, पोलार कंपाउंड्स एड्सॉर्ब विद ग्रेटर इंटेंसिटी टू द पोलार स्टेशनरी फेज while the non-polar compounds remain suspended in the mobile phase। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना। इसका मतलब है जो पोलार एनालाइट्स होंगे उनकी एफिनिटी या उनकी इंटेंसिटी एड्सॉर्प्शन की स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो स्टेशनरी फेज होती है वो पोलार होती है। ठीक है, हम नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में पोलार स्टेशनरी फेज लेते हैं, एंड जो नॉन पोलार एनालाइट्स होंगे हमारे वो मोबाइल फेज में सस्पेंडेड रहेंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं या क्या रिजल्ट हमारे को मिलेगा? ड्यूरिंग दी सेपरेशन दी नॉन पोलार कंपोनेंट्स और एनालाइट कम्स आउट ऑफ द कॉलम फर्स्ट while the polar components elute out last due to the greater adsorption। ठीक है, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, रिजल्ट मिलेगा जब हम सेपरेट करेंगे तो जो नॉन पोलार एनालाइट्स हमारे जो नॉन पोलार कंपोनेंट्स हैं ये कॉलम में हमारे को फर्स्ट मिल जाएंगे, फर्स्ट इल्यूट आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मोबाइल फेज के साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन है, ये मोबाइल फेज में सस्पेंडेड है। लेकिन जो पोलार कंपोनेंट्स होंगे वो उनका एड्सॉर्प्शन स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है वो भी पोलार नेचर की होती है, इसलिए पोलार कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेज के साथ में एड्सॉर्ब हो जाते हैं, तो ये लास्ट में इल्यूट आउट होंगे। यहाँ पर आप बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, ये एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा अगर हम स्टेशनरी फेज हमारी नॉन पोलार हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना। इसके ऊपर आपके नेट सेक्शन बी में या पीजीटी बायोलॉजी की आप तैयारी करें तो उसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर हमारी स्टेशनरी फेज नॉन पोलार होगी, इसका मतलब है कि उस केस में जो हमारे पोलार कंपोनेंट्स है वो फर्स्ट इल्यूट आउट होंगे, क्योंकि स्टेशनरी फेज हमारी नॉन पोलार है, एंड जो नॉन पोलार कंपोनेंट्स हैं वो लास्ट इल्यूट आउट होंगे। जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है इसको हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? इट इज अप्लाइड टू ओनली सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी। यूजेस कहाँ है इसके? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का यूज कहाँ पर हम करते हैं? टू सेपरेट लार्ज और मैक्रोमोलिक्यूल्स। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो कि एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है, इस प्रिंसिपल पर किस किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी है? मेनली जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है जिसकी फॉर्म्स होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पर काम करती है। इन क्रोमेटोग्राफी को हम आगे की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें मॉलिक्यूल सेपरेटेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। ये सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में जो एनालाइट होता है उसका स्टेशनरी फेज के साथ में नॉन स्पेसिफिकली इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर एनालाइट मोबाइल फेज में सॉल्युबल है या स्टेशनरी फेज में ज्यादा सॉल्युबल है, इसके डिफरेंसेस के बेसिस पर एनालाइट्स का या कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स विद स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज दोनों लिक्विड होती है, लेकिन मोबाइल फेज गैस हो सकती है, लेकिन स्टेशनरी फेज हमेशा लिक्विड होगी। ठीक है, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी हो गई जो कि पार्टीशन प्रिंसिपल पर काम करती है, मीन्स सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो फेजेस में पार्टीशन हो जाते हैं। ये दोनों फेजेस हमारी लिक्विड लिक्विड भी हो सकती हैं, लिक्विड लिक्विड भी हो सकती हैं एंड लिक्विड गैस भी हो सकती हैं। ठीक है, और इन दोनों फेजेस में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो एनालाइट्स हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर पार्टीशन कोफिशिएंट, अपने पार्टीशन कोफिशिएंट या अपनी सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस के बेसिस पर। पार्टीशन कोफिशिएंट को इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया, जस्ट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम KD से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम D से डिनोट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ एनी सॉल्यूट इन बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड्स। दो इमिजिबल लिक्विड्स में किसी सॉल्यूट का क्या अमाउंट प्रेजेंट है, इसका जो रेशियो होता है वो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है। तो क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन किया जाता है। KD अगर हम देखें पार्टीशन कोफिशिएंट तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि solubility of analyte in
स्टेशनरी फेज अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ एनालाइट इन मोबाइल फेज। तो इसका जो रेशियो है वो पार्टीशन कोफिशिएंट है। इस पार्टीशन कोफिशिएंट के डिफरेंस के बेसिस पर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में कंपोनेंट्स का, एनालाइट्स का सेपरेशन होता है। यहाँ पर अगर किसी एनालाइट की सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज में जाता है तो इसके लिए केडी की जो वैल्यू है हाई होगी। अगर केडी की वैल्यू हाई आती है, हाई केडी वैल्यू किसके लिए होगी? जब सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज के साथ में हाई होगी तो उसके लिए केडी की वैल्यू भी हाई होगी। एंड केडी की वैल्यू लेस कब होगी? लेस केडी वैल्यू कब होगी? जब सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज के साथ में हाई होगी। ये दो पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से समझ लेने हैं बच्चों, इसके ऊपर ना क्वेश्चन बन जाते हैं। जस्ट सपोज किसी प्रॉब्लम में हमको 3 कंपोनेंट्स है ए बी सी एंड इनके लिए केडी की वैल्यू दे रखी है और हमसे ये पूछा गया है कि सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज के साथ में किस कंपोनेंट की हाई है एंड मोबाइल फेज के साथ में किस कंपोनेंट की हाई है। तो हम आसानी से अगर हम यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे तो हम बता सकते हैं अगर हाई केडी की वैल्यू आ रही है इसका मतलब है कि उस कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा है एंड जिसकी लीस्ट वैल्यू आ रही है केडी की इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज के साथ में ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह आप इस चीज़ को समझिए कि जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है वो पोलार होती है। ठीक है, पोलार नेचर की होती है एंड जो हमारी मोबाइल फेज होती है वो नॉन पोलार नेचर की होती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एनालाइट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा है, इसका मतलब ये एनालाइट्स पोलार नेचर के होंगे, तभी इनकी सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज या पोलार फेज के साथ में ज़्यादा है। तो इस तरह से भी इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमको 3 कंपोनेंट्स दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि पोलार कंपोनेंट्स कौन सा है एंड नॉन पोलार कंपोनेंट्स कौन सा है। जिसके लिए केडी की वैल्यू हाई आ रही है इसका मतलब वो कंपोनेंट पोलार नेचर का है और जिसके लिए केडी की वैल्यू लीस्ट आ रही है इसका मतलब वो नॉन पोलार नेचर का है। ठीक है, तो जब केडी की वैल्यू हाई आएगी सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज या पोलार फेज के साथ में हाई होगी एंड जब केडी की वैल्यू लेस आएगी तो सॉल्युबिलिटी जो है मोबाइल फेज के साथ में हाई होगी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन कोफिशिएंट के डिफरेंसेस के बेसिस पर हमारे एनालाइट्स का सेपरेशन होता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पोलार मॉलिक्यूल्स गेट पार्टीशन्ड इनटू पोलार फेज टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, जो पोलार कंपोनेंट्स होंगे वो पोलार फेज जो कि स्टेशनरी होती है उस फेज में रहेंगे एंड जो नॉन पोलार होते हैं वो नॉन पोलार और नॉन पोलार लिक्विड फेज में पार्टीशन हो जाएंगे। इनकी मोबाइल फेज में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, वो कंपोनेंट्स जो नॉन पोलार नेचर के हैं वो फर्स्टली इल्यूट आउट होंगे। ठीक है, ये फर्स्टली इल्यूट आउट होंगे एंड जिनकी सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा है वो लास्ट इल्यूट आउट होंगे। अच्छे से इन पॉइंट्स को आप समझ लेना। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहाँ पर अप्लाई की जाती है? इन लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर लिक्विड स्टेशनरी फेज है एंड लिक्विड गैस में लिक्विड स्टेशनरी फेज होती है एंड लिक्विड लिक्विड में मोबाइल फेज भी लिक्विड है लेकिन इसमें गैस मोबाइल फेज होती है। यूजेस क्या है इसके, कहाँ पर हम इसको यूज में ले सकते हैं? अमीनो एसिड्स को, शुगर्स को, लिपिड्स को, मीन्स छोटे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को यूज में लेते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के लिए आपको ध्यान रखना है इसका जो प्रिंसिपल है वो मेनली अप्लाई होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो या जो पेपर क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं उसमें पेपर हमको सॉलिड स्टेट में दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों आप ध्यान रखना कि जो सॉलिड स्टेट में पेपर हमको दिखाई दे रहा है इसके जो पोर्स होते हैं ना, इन पोर्स के बीच में हमारी स्टेशनरी फेज होती है जो कि कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करती है। ठीक है, इन पोर्स के बीच में स्टेशनरी फेज होती है जो कि कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करती है, इसलिए यहाँ पर मेनली सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। वैसे कोई क्लियर कट हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। जहाँ पर एड्सॉर्प्शन होता है वहाँ पर कुछ अमाउंट में पार्टीशन भी होता है और जहाँ पर पार्टीशन का मेन प्रिंसिपल अप्लाई होता है वहाँ पर कुछ अमाउंट में एड्सॉर्प्शन भी हो रहा होता है। इसके साथ अब हम कुछ और टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं क्योंकि हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इनको जस्ट इन जनरल समझ लेते हैं। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में
आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स सेपरेट की जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी टू आयन एक्सचेंजर। इसमें आयन एक्सचेंजर के साथ में आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स की क्या एफिनिटी है, उसके डिफरेंसेस के बेसिस पर यहाँ पर सेपरेशन होता है। तो इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में मोस्टली हम सभी टाइप्स के चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, लाइक प्रोटीन्स हैं हमारे, न्यूक्लियोटाइड्स हैं एंड अमीनो एसिड्स हैं। इनका सेपरेशन हम आसानी से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ही एक फॉर्म होती है जो कि एडसॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है, लेकिन यहाँ पर आयन एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। इसके साथ में इन आयंस या पोलर कंपोनेंट्स की एफिनिटी को देखा जाता है। नेक्स्ट साइज एक्सक्लूजन। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाते हैं बाय देयर साइज एंड इन सम केसेस बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन इनके साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंसेस के बेसिस पर होता है। मेनली अप्लाई की जाती है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स के सेपरेशन में, सच एज प्रोटीन्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स। नेक्स्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी है जो कि एडसॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड पावरफुल क्रोमेटोग्राफिक मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। मीन्स हमारे को स्पेसिफिकली किसी एक कंपोनेंट को ही सेपरेट करना है। जस्ट हमारे पास में एंटीबॉडीज का मिक्सचर है और इस मिक्सचर में से हमको एक पर्टिकुलर किसी एक एंटीबॉडी को ही सेपरेट करना है, तो हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज में लेते हैं। ये जो क्रोमेटोग्राफी है, इस क्रोमेटोग्राफी में मेनली जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बेसिस पर यहाँ पर सेपरेशन होता है। जैसे कि एंजाइम्स एंड उसके सबस्ट्रेट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। हमें पता है एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करती है, या हम कह सकते हैं किसी रिसेप्टर का उसके लिगेंड के साथ में जो इंटरेक्शन होता है। तो इस टाइप के क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है वो हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है और इसका यूज करके हम एक पर्टिकुलर किसी कॉम्पोनेंट को, किसी एनालाइट को सेपरेट कर सकते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच द डिफरेंस इन एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एफिनिटी बिटवीन अ सब्सटेंस फिक्स्ड इन द सेपरेशन मटेरियल, जिसको हम एडसॉर्बेंट कहते हैं, एंड द डिजायर्ड कंपोनेंट इन द मिक्सचर, जो कि लिगेंड होता है। इसमें क्या किया जाता है हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जस्ट सपोज ये हमने कॉलम बनाया, क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही एक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर एफिनिटी देखी जाती है स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बेसिस पर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का सेपरेशन होता है। इस कॉलम में हमने अपनी स्टेशनरी फेज जो कि एडसॉर्बेंट की तरह काम करती है, इसको हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। एंड इसमें कुछ लिगेंड होते हैं। अब किसको सेपरेट करना है उसके बेसिस पर है। मान लो हमारे पास में कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन का मिक्सचर है और एक स्पेसिफिक प्रोटीन को ही हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए ये हमने लिगेंड लिया, ठीक है, प्रोटीन का मिक्सचर है, या हम कह सकते हैं कोई एंटीबॉडीज का मिक्सचर है। इसमें से एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी को ही हम सेपरेट करना चाहते हैं। ये हमारी एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी को हम सेपरेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम ए दे देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से अपना मिक्सचर को लोड करेंगे। मिक्सचर क्या है, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज हैं इसमें। एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज ए हो गई, कुछ और एंटीबॉडीज भी इसमें प्रेजेंट है। इस तरह से एंटीबॉडीज का ये हमारे पास में मिक्सचर है और हमारे को एक एंटीबॉडी ए का सेपरेशन करना है। तो हम यहाँ पर इस मिक्सचर को लोड करेंगे तो क्या होगा, ये इस एंटीबॉडी के लिए यहाँ पर हमारे पास में लिगेंड के जैसे एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही एंटीबॉडी अपने एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में कांटेक्ट में आएगी, ये इससे बाइंड हो जाएगी, यहाँ पर इसका बाइंडिंग हो जाएगी। एंड जो अदर एंटीबॉडीज थी, ठीक है, जो कि हमारे को नहीं चाहिए, वो इल्यूट आउट हो जाएंगी। बाद में इस एंटीबॉडी को सेपरेट करने के लिए हम पीएच में चेंज कर सकते हैं, इल्यूशन बफर में चेंज करते हैं, कुछ और मैकेनिज्म होते हैं जिसका यूज किया जाता है। एंड देन अपनी
डिजायर्ड एंटीबॉडी को भी हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एंटीबॉडीज के मिक्सचर में से हमने एक अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडी को सेपरेट कर लिया। इसको हम आगे की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है आप यहाँ पर आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी इसमें मोबाइल फेज गैस होती है एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसमें मोबाइल फेज लिक्विड होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स हैं, गैस सॉलिड एंड गैस लिक्विड। यहाँ पर जो सॉलिड है वो स्टेशनरी फेज होगी एंड यहाँ पर लिक्विड स्टेशनरी फेज होगी। एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसके तीन टाइप्स हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आगे की क्लासेस में हम इन सभी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।